This call is now being recorded. This call is now taking note. स्पाइन सीधी 3 बार उनका उच्चारण और उसके प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल पूरा शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में करुण विजय वर्गीय जो उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन से जुड़ी हुई है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आभा जैन जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन से जुड़ी हुई है, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो वीडियो के माध्यम से इस के प्रसारित होने पर इसको सुनेंगे और देखेंगे। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत समस्त संसार में, पूरे संसार में फैलाने का हमारा सपना है। हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, इसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं।
हम लोग अभी चर्चा करेंगे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर। ठीक, तो हम लोग चर्चा करेंगे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में अग्निवेश पर। हम लोग जो ऑर्गन डिस्क्रिप्शन, मतलब ऑर्गन्स जो हैं उनका कैसे हम लोग उनके बारे में कुछ समझ जाएं, ताकि हम लोगों को लगे कि जब हम लोग चिकित्सा करें तो उन ऑर्गन्स के बारे में हमको एक आइडिया रहेगा, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। हम शॉर्ट में भी बताते चल रहे हैं और हम लोग इसको डिटेल में भी बता सकते हैं, लेकिन हम लोग शॉर्ट में जाने, क्योंकि इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे हम लोगों ने इसको बनाया हुआ है। शेयर हो रहा है ना? ठीक। तो जैसे फेफड़े, यहां से शुरू करते हैं, जो लंग्स की बात करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि फेफड़े दो होते हैं, एक बायां फेफड़ा और एक दायां फेफड़ा। दोनों ऊपर हार्ट के उससे जो उसको चेस्ट कैविटी कहते हैं वहां पर रहते हैं। तो बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा दो फेफड़े होते हैं। ये थोरेसिक कैविटी या जिसको चेस्ट कैविटी कहते हैं, यहाँ स्थित होता है। दायां फेफड़ा बड़ा होता है, हमेशा ध्यान रखिए, दायां फेफड़ा बड़ा होता है। उसमें आगे चल के हम पढ़ेंगे, उसमें 3 लोब होते हैं, 3 लोब, और बाएं फेफड़े में 2 लोब होते हैं। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हो गई हैं, समवाय फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और हमारे आज की क्लास की फैकल्टी भी हैं। बबली सिंह का स्वागत है। बबली सिंह, हेलो। हाँ 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 बबली सर, वो जी, जाने दीजिए। आपका वो है फेफड़े अभी शुरुआत हुई है। तो ये हम लोग अग्निवेश से हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये सेमेस्टर 1 का अग्निवेश है। किताबें हैं अग्निवेश और भारद्वाज, तो हम लोग अग्निवेश से पढ़ रहे हैं। जी चलिए, शॉर्ट में बता दीजिए, शॉर्ट में है ये। शेयर कर दिया। सर हाँ, सभी को नमस्ते। ये हम लंग्स, इसका सहयोगी अंग बड़ी आंत है और इसका मुंह आकाश है। हाँ मानव ठीक। लंग्स दो होते हैं, ये छाती में हड्डी एवं मेरुदंड के बीच उदर मतलब डायफ्राम के ऊपर चेस्ट कैविटी में स्थित होते हैं। लंग्स का आधार डायफ्राम पर और बबली बबली, इसको हमने शॉर्ट में एक पीडीएफ है, शॉर्ट में पीडीएफ है, जब डिटेल में जहाँ जरूरत होगी वहां बताएंगे। ये शॉर्ट में पीडीएफ शेयर किया हुआ है। सर इसी से कर दें जो आपने शेयर किया हाँ हुआ है। हाँ हाँ, ये शॉर्ट में है। ये इसमें समरी है, पढ़ना चाहेंगे जब पढ़ लेंगे। ये समरी है, ताकि हम लोग समझ जाएं उसको शॉर्ट में कैसे हम लोग फेफड़ों को समझते हैं। जी ठीक ठीक ठीक। फेफड़े दो होते हैं, बड़ा फेफड़ा बाया बाया दाया। और दायां फेफड़ा। या वो ये अरे तो बहुत ज्यादा वैसा होगा तो दिखेगा भी नहीं। ये एक मिनट, नहीं डिस्प्ले नहीं हो पा रहा क्या? थोड़ा सा ये वक्ष गुहा या चेस्ट कैविटी में होता है। राइट फेफड़ा बड़ा होता है, फिर कहीं मैंने लिखा हुआ है थोड़ा सा। अच्छा, तो अब तक वो इसलिए पढ़ा लो। किताब शेयर करें क्या? उसको किताब शेयर करना हो तो अलग से कर दो। ठीक ठीक है सर, इसी में देखते हैं थोड़ा, इसी का ही ट्राई करते हैं। हमारी बॉडी में दो लंग्स होते हैं, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। दोनों मिलाकर सांस लेने का काम करते हैं। राइट लंग थोड़ा चौड़ा होता है, इसके 3 लोब होते हैं, और लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होता है, इसके 2 लोब होते हैं। क्योंकि लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, ये रिब केज के अंदर हार्ट के दोनों तरफ होता है। प्रत्येक लंग्स में दोहरी झिल्ली से बने थैले जिसे प्रत्येक लंग्स, सर ये तो गड़बड़ कर रहा हूँ, तो बुक में ही देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने लिखा नहीं और ये तो बहुत गड़बड़ कर रही है। बुक का भी शेयर कर दिया, बुक का भी शेयर कर दिया।
ये प्रत्येक लंग्स दोहरी झिल्ली के बने थैले जिसे पेलूरा कहते हैं में सुरक्षित रहता है, जो कि ये चलिए बीच से ले रहे हैं तो ये गड़बड़ हो रहा है। कोई बात नहीं, आज कोई बात नहीं, परेशान मत हो, बीच से ले रहे हैं इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है, हम बता दें, देखिए बताते हैं, आप सब सुनिए। जो जो दायां फेफड़ा होता है, जो बड़ा होता है, उसमें 3 लोब होते हैं और बाएं फेफड़े में 2 लोब होते हैं। फिर फेफड़ों के चारों तरफ देखिए, हर सिस्टम बनाया हुआ शरीर में कोई भी आपका ऑर्गन है उसके चारों तरफ उसको कवरिंग देते हैं, क्यों? सुरक्षा के लिए। जैसे हम लोग अपने घर के चारों तरफ दीवारें बनाते हैं ताकि सुरक्षित रहे हम लोग घर के अंदर, वैसे ही फेफड़ों को सुरक्षा के देने की एक दोहरी झिल्ली, डबल लेयर सिस्टम, एक झिल्ली दूसरी झिल्ली, इसमें बीच में क्या होता है, पूरा होता है, इसमें एक द्रव भरा होता है। उस द्रव का काम क्या है? द्रव का काम क्या है कि अगर कोई लिक्विड भरा हो किसी में, तो जब भी होगा आप देखिए दोबारा होगा तो चल जाएगा, लेकिन जो अंदर का कण है, अंदर जो पूरा है साबित नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इनका हम लोग को जो प्रयोग किया गया है, हम लोग को सुरक्षा देने के लिए प्रयोग है। तो इसलिए हम लोग, फिर क्या होता है, फेफड़ों का कार्य क्या है, काम का है, काम है ऑक्सीजन को रक्त में मिलाना, ऑक्सीजन लेना, वातावरण से ऑक्सीजन लेता है, यानी सारी गैसेस लेते, ऑक्सीजन मेन लेता है और रक्त में उसको मिला देता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में होती है उसको फेफड़ों में आने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकल जाती है, यानी वेस्टेज है, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्टेज है और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत यूटिलिटी का है। बिना उसके हमारी क्या बन सकती, एनर्जी बनना है। एनर्जी बनने के लिए हमारे शरीर में एक सिस्टम है और उस सिस्टम को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो ऑक्सीजन आई प्रकृति से, फेफड़ों ने उसको लिया, रक्त में मिला दिया और हमारा काम हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट प्रोडक्ट था उसको फेफड़ों के माध्यम से शरीर के बाहर निकल गई। हृदय से क्या होता है, अशुद्ध रक्त आता है। कहां से आता है, एक होते हृदय से जो भी बाहर जाती है वो है आर्टरी, और हृदय में जो आती है, यानी शरीर से हृदय में जो आती है उसको वेन्स कहते हैं। लेकिन शुद्ध रक्त होता है आर्टरी में, अशुद्ध रक्त होता है वेन्स में। लेकिन जब पल्मोनरी शब्द का उल्लेख होता है तो पल्मोनरी माने रिलेटिंग टू लंग्स, तो यानी पल्मोनरी आर्टरी जब भी बात होगी तो आप क्या करेंगे कि फेफड़ों में, फेफड़ों संबंधित है तो पल्मोनरी आर्टरी जस्ट उल्टा होती है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी माने हृदय से आर्टरी की ओर, मतलब हृदय से पल्मोनरी की तरफ गई, यानी आपको लंग्स की ओर गई। इसमें अशुद्ध, क्योंकि ऑक्सीजन मिलना है किसको, ऑक्सीजन मिलाना है फेफड़ों को, तो यानी जो अशुद्ध रक्त होगा जिसमें ऑक्सीजन कम होगी उसको ऑक्सीजन लेने के लिए जाना पड़ेगा कहाँ, फेफड़ों के पास। तो पल्मोनरी आर्टरी हमेशा अशुद्ध रक्त को रखती है, यानी डीऑक्सीजनेटेड जिसको शब्द बोलते हैं, या कहें कि ऑक्सीजन जिसमें कम होती है। तो फेफड़ों में आएगा पल्मोनरी आर्टरी से अशुद्ध रक्त, और शुद्ध रक्त पल्मोनरी वेन्स, जब हम शरीर से, यानी शरीर के किसी भाग से, लंग्स भी उसका भाग है, तो लंग्स से जब जाएगी हार्ट की ओर तो उसको पल्मोनरी वेन्स बोलेंगे, क्योंकि वेन्स है वो। लेकिन चूंकि पल्मोनरी माने रिलेटिंग टू लंग्स है, इसलिए उसमें शुद्ध रक्त होगा। फेफड़े बाल्यावस्था में देखिए, जब बचपन में लाल रंग के होते हैं, जैसे जैसे हम टॉक्सिन लेते जाते हैं, जैसे जैसे युवा होते हैं हमारे टॉक्सिन बढ़ते जाते हैं, हम तमाम जो शरीर वायु में के माध्यम से है वो है, सब इन्फेक्शन है, तमाम चीजों का है। तो वो जैसे जैसे टॉक्सिन्स बढ़ते जाते हैं, यानी हम बाहर से अशुद्धियां लेते जाते हैं, तो युवा अवस्था में क्या होगा, मटमैले हो जाएंगे, और जैसे जैसे और बुढ़ापे में ओल्ड एजिंग प्रोसेस में ब्लैकिश हो जाएंगे, क्योंकि उसमें इतना अधिक कूड़ा करकट, जिसको कहना चाहिए कूड़ा करकट मीन्स
कि जो आपका टॉक्सिन है वो उसी में होता होगा तो वो कालिमा लिए हुए गहरे नीले रंग का होगा। ये अंतर है। इसमें रोग क्या होंगे? इसके रोग अब हम लोग चाइनीज में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि लंग्स के साथ, और आयुर्वेद में पढ़ा हुआ कि लंग्स के साथ हम लोगों ने अटैच किया है क्या? LI। LI को किया हुआ है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन को। दोनों पेयर ऑर्गन है। पेयर ऑर्गन माने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में क्या होगा, कौन हस्बैंड कौन वाइफ ये मत कहिए, लेकिन एक पेयर ऑर्गन के रूप में है, एक साथ रहे। तो इसमें रोग जो होंगे तो एक तो अपना अपना लंग्स का रोग हुआ, और लंग्स से जुड़ा हुआ जो LI का है, लार्ज इंटेस्टाइन का, वो भी रोग होगा, क्योंकि लंग्स से जुड़ा हुआ है LI, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी रोग होंगे और लंग्स के रोग होंगे ही। तो रोग क्या है? टीबी लंग्स का रोग, निमोनिया लंग्स का रोग, प्लूरसी लंग्स का रोग, दमा लंग्स का रोग, खांसी लंग्स का रोग, चर्म रोग। चर्म रोग लंग्स और LI दोनों संबंधित है। बालों के रोग, बाल के हो जाएंगे। स्वर संबंधी रोग, ये स्वर जो आता है लंग्स की वजह से, और एलर्जी ये आपका LI की वजह से। तो यानी दोनों का मिक्सचर रोग होते हैं। बड़ी आंत उसी का पेयर ऑर्गन है। बड़ी आंत का प्रथम भाग, अब जब हम देखते हैं, हम अगर ऊपर से देखें तो हमारे मुंह के बाद हमारे एसोफेगस, माने ये सामने वाली जिसको नली बोलते हैं, भोजन नली, फिर हमारा स्टमक आएगा, स्टमक से फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारी बड़ी आंत जाएगा। ये हमारा प्रोसेस है किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो बड़ी आंत का प्रथम भाग अपेंडिक्स कहलाता है, जो फर्स्ट पार्ट है उसका। उसके जो पार्ट कहे जाएगा बड़ा, चारों तरफ से। बड़ी आंत क्या होती है? छोटी आंत बहुत लंबी होती है, 6 मीटर के आसपास, उसको बड़ी आंत 3 मीटर के आसपास होती है, और कम होती है, 1.5 मीटर 2 मीटर के आसपास होती है, 1.6 मीटर के आसपास। तो ये बड़ी आंत क्या करे? उसको चारों तरफ घेरती है। और बड़ी आंत क्यों कहलाती है? क्योंकि बड़ी मोटी होती है, यानी उसका वॉल्यूम अधिक होता है, और चारों तरफ से SI स्मॉल इंटेस्टाइन को घेरती है, इसलिए उसको बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी वॉल्यूम अधिक होता है बड़ी आंत का प्रथम भाग। अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या होता है? फर्स्ट पार्ट अपेंडिक्स। जैसे ही आप शुरुआत होती है तो अपेंडिक्स कहलाएगा। अपेंडिक्स वहां पर होता है। अपेंडिक्स एक तरह का हमारा इन्फेक्शन को बताने वाला वॉच डॉग के रूप में हम उसको ले सकते हैं, और बताता है कि हमारा इन्फेक्शन यहाँ पर आया हुआ है। ये 1.6 मीटर लंबी होती है। अधिक चौड़ी होने के कारण क्षेत्रफल अधिक होता है। तो छोटी आंत, जबकि लंबाई उसकी छोटी आंत की 6 मीटर के आसपास होती है, लेकिन बड़ी आंत यही कहलाती है, क्योंकि छोटी जरूर होती है लेकिन इसका मोटी होती है, क्षेत्रफल अधिक होता है। 4 भाग होते हैं। शरीर के बिल्कुल बीचों बीच मान लीजिए हुई, और शरीर के दाहिने तरफ जो भाग है वहां से शुरू होगी, तो वहीं राइट साइड में हमारा अपेंडिक्स होगा। अपेंडिक्स के बाद ऊपर एसेंडिंग जैसे एसेंडिंग माने होता चढ़ती हुई। तो कोलोन हमेशा शब्द यूज होता है साइंटिफिक भाषा में, यानी बायोलॉजिकल भाषा में हम लोग बोलते हैं कोलोन। यानी कोलोन की जब भी बात हो तो आप समझ जाइए कि हम बात कर रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। तो कोलोन एसेंडिंग माने चढ़ती हुई कोलोन, पहला भाग होगा अपेंडिक्स, उसके तुरंत एसेंडिंग कोलोन, चढ़ती हुई। फिर ट्रांसवर्स को हमेशा मानिए हॉरिजॉन्टल, ट्रांसवर्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल मानते हैं। तो हॉरिजॉन्टल माने ऐसे, यानी पृथ्वी के सतह के पैरेलल, तो ट्रांसवर्स कोलोन हो जाएगी, क्योंकि नेचुरली शरीर में मुड़ेगी कहीं ना, तो मुड़ने के बाद फिर डिसेंडिंग माने नीचे उतरती हुई कोलोन, और फिर सिग्माइड कोलोन, ये चौथा भाग है सिग्माइड कोलोन। ये फिर NS की तरफ जाएगा ना, तो फिर ट्रांसवर्स के पैरेलल हो जाएगा सिग्माइड कोलोन। और इसका क्या काम है? जल तत्व का शोषण। इसका काम क्या है? जल तत्व का, जो जल तत्व आया है हमारा शरीर को, किसी को बेकार नहीं जाने देता, तो जल तत्व का शोषण काम। ठीक। अंतिम भाग इसका रेक्टम है। जब सिग्मॉइड कोलोन के बाद रेक्टम में एक भाग हुआ जिसका बाहरी भाग NS होगा, तो रेक्टम एक थोड़ा सा समझ लीजिए ट्यूबिकल स्ट्रक्चर हुआ, और बाहरी भाग जो है NS, जो बाहरी भाग NS जहां से आपका स्टूल पास होता है,
इसमें विटामिन बी और के बनता है। नोट करने की बात यह है, हमेशा बोलिए विटामिन बी कहाँ बनता है, विटामिन के कहाँ बनता है, तो वो बनता है हमारा LI में, लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर और विशेषता क्या है इसमें, इसमें लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर में लाभदायक क्यों होते हैं भाई। बैक्टीरिया कह सकते हैं भाई बैक्टीरिया लाभदायक और हानिकारक कैसे। बैक्टीरिया जो हमारे रक्त को चूसेंगे, जो रक्त का शोषण करेंगे, जो रक्त चूसते रहेंगे। रक्त हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक तत्व है, हमारा भोजन है वो, हमारा उसी में से भोजन जाता है, उसी से हमारा एनर्जी बनती है। उस रक्त को अगर कोई चूस ले तो वो हानिकारक बैक्टीरिया, उसमें कोई इंफेक्शन पैदा कर दे वो हानिकारक बैक्टीरिया। लाभदायक क्यों हुआ, लाभदायक बैक्टीरिया वो कि आपके उससे कोई मतलब नहीं, आपके शरीर में पड़े हुए हैं, आपका खून नहीं चूसेंगे, ना आपका खून पिएंगे, बल्कि क्या करेंगे, वो पड़े रहेंगे और जो आपका, जिसको आपने वेस्ट कर दिया है, भेज दिया है, उसमें से अपने लिए भोजन उत्पन्न कर देंगे। तो आपसे कुछ ले भी नहीं रहे हैं और आपका फिर लाभदायक क्यों हुआ भाई। ठीक है, आप कह सकते हैं उदासीन बैक्टीरिया, कि भाई लाभदायक में कहें उदासीन है कि हमसे मतलब नहीं है और हमारे भोजन, लेकिन नहीं, आपका कुछ चीजें मेटाबॉलिज्म नहीं हुई, तो उन मेटाबॉलिज्म नहीं हुई उसके लिए लाभदायक बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो मेटाबॉलिज्म को, प्रोसेस को ठीक कर देते हैं। मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, कोई चीज आपके पास क्या है, जो मेन चीज है वो है या तो कार्बोहाइड्रेट है, या प्रोटीन है, या फैट, यही तो है। मान लीजिए ये नहीं हुआ, प्रोटीन कोई नहीं हुआ, या कोई हमारा कार्बोहाइड्रेट ठीक से पाचन नहीं हुआ, तो ये लाभदायक बैक्टीरिया उसको पाचन योग्य बना करके उसमें से गैसेस, उसमें फिर जब कोई प्रोसेस करते हैं तो उस प्रोसेस में कोई गैसेस बनती हैं तो वो निकल जाती है। तो इसलिए लाभदायक है कि हमारे शरीर में हमारे लिए कुछ लाभ उत्पन्न करते हैं और हमसे कुछ लेते नहीं है, इसलिए लाभदायक बैक्टीरिया है। इसका कारण क्या है, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण क्या हो जाएगा, कब्ज होगी, यानी LI की प्रॉब्लम, बीमारी होगी कब्ज। त्वचा का सूखापन, अब त्वचा का सूखापन क्योंकि आप जो है उसमें से निकल गया अगर, तो अगर सूख रही है इसका मतलब LI जो है बाहर उसको रोक नहीं पा रही है और वो बाहर भागा दे रही है। दूसरा, त्वचा का सूखापन कैसे है, इस जो हमारा चाइनीज एक्यूप्रेशर के हिसाब से त्वचा में जो, त्वचा के लिए जो हमारा लंग्स है वो सारी लिक्विड और एनर्जी दोनों प्रोड्यूस करता है, दोनों भेजता है। तो वहां पर अगर वो ठीक से नहीं भेज पा रहा तो त्वचा का सूखा बनाएगा। भोजन के कारण एलर्जी, कोई भोजन के कारण आपको एलर्जी हो रही है तो ये कोलाइटिस वही होगी। बवासीर, ये उसी से जुड़ा हुआ है, बड़ी आंत में सूजन आदि रोग होंगे। आमाशय, आमाशय को कहेंगे हम लोग स्टमक। आमाशय पाचन तंत्र का प्रमुख अवयव है, हम लोग समझ रहे हैं, बहुत ऑर्गन है, बहुत आवश्यक है। डायफ्राम रेखा के नीचे, डायफ्राम रेखा एक समझ लीजिए कि मसल्स की बनी हुई शरीर, चेस्ट कैविटी के नीचे दोनों को एक काल्पनिक रेखा के रूप में है। और वो रेखा क्या है, उसको एक कवर है और वो कवरिंग जो है उससे आपके ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो डायफ्राम रेखा हम कह सकते हैं उसको। तो वो रेखा क्या है, वो एक वर्चुअली एक कवर है, एक कवर दे रहा है वो आपको ऊपर से नीचे के लिए। तो उस डायफ्राम रेखा के नीचे शरीर के बाईं तरफ, तो यानी स्टमक की जब पोजीशन है तो हमेशा बाईं तरफ हमेशा मानना है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हार्ट थोड़ा बाईं तरफ है, तो डायफ्राम रेखा के नीचे शरीर के बाईं तरफ हमको स्टमक को मानना पड़ेगा। उधर स्प्लीन भी मानना पड़ेगा, आगे चल के हम लोग देखेंगे। अंग्रेजी के जे आकार का, अगर इसको कहा जाए कि किस आकार का है, तो ये कहते हैं जे आकार का है। जैसे बिजली पहले पानी ले जाते थे वैसे जे आकार का है। और एक इसकी क्षमता क्या है, 1.5 लीटर से 2 लीटर। यानी आप किसी भी समय
आमाशय में, स्टमक में 1.5 से 2 लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने 1.5 लीटर से 2 लीटर से अधिक खाना खा लिया तो उसकी कैपेसिटी क्या होती है, उसमें फैलने की क्षमता होती है जैसे गुब्बारा, लेकिन अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं आपको बीमार करने की दिशा में आगे बढ़ा रही है। चर्निंग, उसमें से एक मशीन चलेगी, यूं चर्निंग होगी, चर्निंग नहीं हो पाएगी, क्षमता उसकी वही है, चर्निंग कर ही नहीं पाएगा। उसको ऐसे फैलना है, ऐसे हर जगह फैलना है, कर ही नहीं पाएगा। तो इस यानी 1.5 लीटर से 2 लीटर क्षमता का अगर है, सबकी अलग अलग हो सकती है, तो इसका मतलब कि आपको हमेशा 1 लीटर से कम पूरा पान जो भी है कम लेना है किसी भी समय। ग्रास नली एसोफेगस से जुड़ा होगा, यानी एसोफेगस से जुड़ा है, और एसोफेगस को हम लोग एक्यूप्रेशर में मानते हैं इट इज पार्ट ऑफ स्टमक। साइंस नहीं कहती है, साइंस कहती है एसोफेगस अलग है और हमारा स्टमक, जो मॉडर्न साइंस कहती है, एलोपैथ कहता है कि एसोफेगस अलग चीज है और स्टमक अलग चीज है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि नहीं, मुंह से शुरू हुआ कोई भी चीज वो स्टमक तक जाती है और स्टमक का पार्ट है। मुंह में कोई छाला है, मुंह में कोई वो है, तो दैट इज ड्यू टू स्टमक। ग्रास नली जहां आमाशय से मिलती है, मैं ये एसोफेगस जहां आमाशय से मिलती है उसे कार्डियक पार्ट कहते हैं। और फिर नोट कर लीजिए, कहीं आप नोट करना चाहते हैं, कार्डियक पार्ट, कार्डियक का मतलब होता है, अगर बायोलॉजिकली हम लोग कहें तो कार्डियक माने होता है पर्टेनिंग टू हार्ट। अब हमने कहा कि भाई पर्टेनिंग टू हार्ट है, लेकिन ये तो स्टमक का पार्ट कह रहे हैं। कार्डियक माने हार्ट के जस्ट नीचे डायफ्राम आया, डायफ्राम के जस्ट नीचे आपका आया कौन सा, स्टमक। तो यानी ये कार्डियक पार्ट कार्डियक एरिया के आसपास ही तो है, इसलिए उसको कार्डियक पार्ट कहा जाता है। जहां पहला पार्ट है वो कार्डियक पार्ट है, इट इज नॉट रिलेटेड पर्टेनिंग टू हार्ट बट इट इज नियर बाई हार्ट, हार्ट के एरिया के पास में है, तो हम उसको कार्डियक पार्ट कह देते हैं। जैसे कोई मान लीजिए एरिया है, कोई झील है, तो हम कह देते हैं मोती झील। मोती झील पूरा एरिया तो नहीं हो सकता ना, झील तो एक ही जगह है, लेकिन हम उस एरिया को पूरा बोल देते हैं कि मोती झील पार्ट, मोती झील। तो मोती झील बोल दिया, समझ गए कि मोती झील और उसके आसपास का एरिया। तो वैसे कार्डियक पार्ट हम लोग कह देते हैं कि कार्डियक पार्ट है। भोजन आमाशय में 3 से 4 घंटे रहता है, नोट कर लीजिए, 3 से 4 घंटे भोजन रहेगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमाशय का प्रमुख स्रवित अम्ल है, इसी को हम लोग आयुर्वेद में जठराग्नि बोलते हैं। ठीक है, इसका अंतिम भाग पाइलोरस है। तो कार्डियक पार्ट हो गया, फिर उसकी बॉडी, जिसको बोलते हैं बॉडी, फिर उसके बाद बॉडी में तमाम ग्रेटर कर्वेचर, शॉर्ट कर्वेचर, अंतिम भाग पाइलोरस है। पाइलोरस क्या है, एक इंस्फिंक्टर यानी एक दरवाजा है, उस दरवाजे से बाहर वो कोई भी तरल जो है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में क्या चीज निकलता है, हमारा सेमी सॉलिड के रूप में, सेमी सॉलिड के रूप में, जिसमें अधिक लिक्विड कम, मतलब लिक्विड कम और ठोस दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, वो निकलता है। कहां से, चढ़ने के बाद इस स्टमक से निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला होगा, भोजन गाढ़ा लसदार द्रव, गाढ़ा होगा, लसदार मतलब बिल्कुल लसदार माने वैसे रसे वाले, रसदार, जिसका पीएच, अब पीएच क्या है, साइंस की भाषा में 0 से लेकर 14 तक पीएच होता है, और पीएच को कहा जाता है दिस इज पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की पावर क्यों कहा गया, वो एक कंसेप्ट है, उसको बहुत मत जाइए, बस पीएच से हम लोग ये समझते हैं कि 0 से लेकर 7 तक जो होगा वो हमारा एसिडिक होगा, और 7 से 7 जो होगा वो हमारा न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल में जैसे पानी, ना तो वो एसिडिक है ना वो भाई, 2 तरह का
वैज्ञानिकों ने कहा एक है एसिड और एक है बेस, क्षारीय, एल्कलाइन, ठीक है, एल्कली। तो एल्कलाइन और एसिडिक दोनों में कहा कि 0 से 7 अगर है तो वो एसिडिक है, 7 से ऊपर जो है वो हमारा एल्कलाइन है। और 7 को कहा गया कि जैसे वाटर है वो उस तरह का है पीएच। तो बस, तो इसका पीएच लगभग 1.5 से 2 है, इसका मतलब बहुत हाईली एसिडिक कहला सकता है। 7 से नीचे जैसे गिरने लगा तो 1 से 1.5 से 2 पीएच, बहुत हाईली एसिडिक हो गया। इसके प्रमुख रोग क्या होंगे? अब स्टमक और स्प्लीन दोनों एक दूसरे के पेयर ऑर्गन है, तो प्रमुख रोग जो स्प्लीन का होगा वो भी इसका होगा, जो इसका अपना है वो भी होगा। बेचैनी, एसिडिक की वजह से बेचैनी हो सकती है, और दूसरा बेचैनी तो मानसिक हो सकती है, तो मन भी उसमें जुड़ा होता है, बेचैनी। स्तन रोग, क्योंकि स्तन रोग क्यों, कोई बताने की कोशिश करेगा? कोई, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तब लोग पढ़ा, कोई बताने की कोशिश करे कि स्तन रोग क्यों बोल रहे हो? एनी पर्सन? स्तन रोग इसलिए कि देखिए चाइनीज में हम लोग पूरा सब पढ़ रहे हैं ना, चाइनीज भी पढ़ रहे हैं और मॉडर्न साइंस भी पढ़ रहे हैं, इसके साथ हम आयुर्वेदिक पढ़ रहे हैं। चाइनीज मेरिडियन, स्टमक की मेरिडियन बिल्कुल स्तन के उससे जाती है, और वहीं पर आपका स्टमक 15 से 17 के आसपास स्तन के आसपास होता है। इसलिए स्तन रोग हम लोग मानते हैं कि स्तन रोग के लिए भी वही मेरिडियन होती है, स्टमक की मेरिडियन। वक्षस्थल की तकलीफ, यही कारण वक्षस्थल से 2 तरह से हुई, एक एसिड ने ऊपर फ्लक्स किया ऊपर, तो आपको चेस्ट में बर्निंग टाइप लगी, गैस्ट्रिक, वही मासिक स्राव की तकलीफें, ये स्प्लीन और स्टमक से जुड़ी हुई चीजें। डकार स्टमक, अपच स्टमक, जिद्दीपन, अब देखिए जिद्दीपन और पेप्टिक अल्सर भी स्टिक की वजह से जिद्दीपन हो रहा है, ये आपका 2 स्प्लीन और स्टमक की कंबाइंड उससे, क्योंकि स्टमक का भी संबंध जो आयुर्वेदिक जो मॉडर्न साइंस ने माना है उसमें माना है कि मानसिक बीमारी अधिक होती है, स्टमक ब्रेन से अधिक जुड़ा हुआ है। और हम ब्रेन को हम लोग चाइनीज में या उसमें हम जीबी बोल देते हैं, गॉल ब्लैडर मेरिडियन, और हम लोग आयुर्वेदिक में उसको बोल देते हैं उसको, अगर आयुर्वेद की भाषा में हम लोग कहें तो मन से जोड़ देते हैं, यानी मन जो है, तो मन ही तो है जो जिद्दीपन ये सब करता है, बस। ठीक, तो ये इस तरह जोड़िए, सारी चीजों को जानने के बाद ये सब रोग हैं। हो सकता है साइंस, मॉडर्न साइंस कुछ चीजों को ना कहती हो। स्प्लीन हमारे सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो एलोपैथिक में उतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता, लेकिन एक्यूप्रेशर में बहुत 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 इंपॉर्टेंट माना जाता है। स्प्लीन आमाशय के बाईं ओर पसलियों के नीचे रिब केज, हमारे 12 रिब्स हैं, उनके केज, उनका पिंजरा समझ लीजिए, ऐसा पिंजरा बन गया जैसे हम लोग देखते हैं तोता मैना सबको पालते हैं तो उसका पिंजरा होता है। तो पिंजरा माने लोहे की कोई चीज बनी हुई थी, तो हम उसको पिंजरा, रिब केज हमारी क्या है, बोन से बनी हुई है। तो ये इसकी ग्लैंड कहलाती है, ग्लैंड है, यानी कुछ इसमें कुछ सीक्रेशन होते हैं, वो ग्लैंड है। इसका वजन 150 ग्राम, नोट कर लीजिए, ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, 150 ग्राम वजन है। सबसे बड़ी लिम्फॉइड टिश्यू है। लिम्फ क्या है? लिम्फॉइड टिश्यू माने लिम्फ से संबंधित, लिम्फ हमारे शरीर के ऐसी चीजें हैं जो हमारे द्वारपाल टाइप के हैं और हमारे पुलिस स्टेशन की तरह हैं, जहां पर सिपाही मौजूद होते हैं जो सुरक्षा के लिए व्यवस्था करते हैं। तो लिम्फॉइड टिश्यू है। पैंक्रियाज की सहायता से भोज्य पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इसका कार्य है, यानी जो भोज्य पदार्थ हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन, जो भोज्य माने जो हमने खाया उसका जो बना, उनका ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ पैंक्रियाज, यानी पैंक्रियाज का रोल है। पैंक्रियाज के बिना भोज्य पदार्थों का
को एक तो मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण, ये उसका फंक्शन है मॉडर्न साइंस के हिसाब से। लाल रक्त कणिकाओं जो बीमार मृत हो उनको नष्ट करने का कार्य। उन्होंने देखा कि ये जो कणिकाएं हैं इनको अल्टीमेटली क्या करना है, लाल रक्त कणिकाओं को, आरबीसी को, इनको काम करना है, भोजन बनाना है। भोजन माने एनर्जी बनाना है। अब एनर्जी बनाने की योग्य ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, ये अपने शरीर का सिस्टम है उसको नष्ट कर देते हैं ताकि उसके जगह कोई और बने और वो उस काम को पूरा कर पाए। इमरजेंसी में रक्त कणों का आंशिक निर्माण भी स्पिन करता है। अब आप ये देखिए, ये आप महत्वपूर्ण मानिए कि इमरजेंसी में कहता है कि इमरजेंसी कंडीशन हुई तो उसने कहा भाई हम निर्माण भी करेंगे, ठीक है। इमरजेंसी में क्या उन्होंने कहा कि हम रक्त कणों का निर्माण भी करेंगे इमरजेंसी में, चाहे किसी एज में, बाद की एडल्ट लाइफ में भी। रक्त का भंडार गृह है, ये मॉडर्न साइंस भी मानती है कि ये रक्त का भंडार गृह है। लगभग 150 मिलीलीटर रक्त सदैव रहता है और ये आवश्यकता पड़ने पर पूरा का पूरा दान दे देती है, शरीर में भेज देती है। ये शरीर का धर्म है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके इतर करते हैं, इसलिए अधिक बीमारियां भी संभव है। हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास 1000 रुपया हो तो हम पहले 500 रुपया रोक लेंगे, तब 500 रुपया बाहर देना चाहिए। स्प्रीन ऐसा नहीं करती। स्प्रीन 1000 रुपया है तो 1000 रुपया का पूरा आवश्यकता पड़ी है, पूरा दान दे दिया। ये है। तो शरीर के धर्म के इतर जो भी हम काम करते हैं वो हमको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आज नहीं कल नहीं परसों देता है, मानसिक शारीरिक दोनों। प्रतिरोधक क्षमता वाला अंग है। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ानी है तो स्प्लीन को, यानी जब भी कभी स्प्लीन होगी तो स्प्लीन को हम लोग 3 नंबर को अगर टोन ना भी कर सके तो मेथी जरूर लगा दें। SP3 क्या है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट है चाइनीज में। तो हम लोग SP3 को क्या करें, अगर न भी टोन करें, मान लीजिए कभी टोन नहीं करना चाहते तो आप उसमें मेथी जरूर लगाइए। मेथी, मटर, चना, कोई भी सीड लगा दीजिए, ताकि क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम को बनाने का यही जिम्मेदार है। बीमारी क्या होगी, खून में खराबी, आरबीसी वगैरह देख रहे हैं, आरबीसी कर रहा, WBC सबके लिए जिम्मेदार है। तो खून में खराबी कोई होगी तो यही कारण है। अपच स्टमक से साथ जुड़ा हुआ ये भी बनाती है। चाइनीज के हिसाब से यही भोजन ऊर्जा बनाती है, स्टमक मिल करके। प्रजनन अंगों को तकलीफ, अब वहां चूंकि स्प्लीन किडनी की मदर है, चाइनीज में स्प्लीन किडनी की मदर है, मदर नहीं है, दादी है, किडनी की दादी है। तो वहां पर प्रजनन अंगों का तकलीफ, स्प्लीन क्योंकि रक्त के लिए अधिक जिम्मेदार है, तो प्रजनन अंगों की तकलीफ कोई भी होगी तो रक्त के लिए जिम्मेदारी की वजह से भी इसके भूमिका है। मोटापा स्टमक और स्प्लीन से जुड़ा हुआ। जलोदर, जब ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाती है तो आपके शरीर में पानी भर जाता है मध्य क्षेत्र में। मध्य क्षेत्र माने जो स्टमक के आसपास का एरिया है। सूजन, स्वेलिंग, वही पानी की वजह से। इम्यून सिस्टम की कमी इसी की वजह से। मधुमेह के लिए भी जिम्मेदार है स्प्लीन अलोंग विद पैंक्रियाज। एनीमिया इसी का वो है। अनिद्रा, अब ये अनिद्रा जो है ये चूंकि मानसिक रूप में ये ब्रेन से जुड़ी हुई है, इसलिए अनिद्रा। और कोलेस्ट्रॉल, ये और इसका रोल यहाँ पर जोड़ेगा लीवर के साथ। लीवर और ये दोनों, ये लीवर को कंट्रोल करती है। लीवर कंट्रोल नहीं करती, लीवर कंट्रोल करता है स्प्लीन को। तो इस रूप में कोलेस्ट्रॉल की भूमिका, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने घटने का मेन काम तो लीवर का है, लेकिन स्प्लीन का भी रोल उसमें है। हृदय बंद मुट्ठी के आकार का है, सेब की आकृति जैसा ऑर्गन है, सेब की तरह आकृति है और बंद मुट्ठी के आकार का है।
12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर। देखिए 12 में से 4 घटाइए 8, 8 में 2 घटाइए तो 6, 8, 12 और 6 गुणे 12, 6 गुणे 2 बराबर 12, यानी 6, 8, 12 सेंटीमीटर इसकी माप है। ये उसका नॉर्मल एक वो है, इससे कम ज्यादा भी संभव हो थोड़ा बहुत। पुरुषों में लगभग 310 ग्राम वजन है और महिलाओं में थोड़ा 225 ग्राम है। ठीक है, फंक्शनिंग वही है, ऐसा मत सोचे, फंक्शनिंग वही है, बस केवल चैम्बर होते हैं। हम लोग चैम्बर की बात करते हैं तो हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर माने कमरा, कमरे, 2 ऊपर के कमरे और 2 नीचे कमरे होते हैं और बीच में दीवार होती है। तो ऊपर वालों को एट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। तो 2 वेंट्रिकल होते हैं और 2 एट्रियम होते हैं, 4 चैम्बर। हृदय जब संकुचित होता है तो सिस्टोल कहते हैं, ये कांटेक्ट करेगा तो इसको सिस्टोल बोलते हैं, और उस समय रक्त के रक्तदाब को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जो 120 ± 10 mmHg होता है। अगर इसकी यूनिट बोलना हो तो हमेशा बोलना पड़ेगा आपको mmHg। Hg माने मरकरी, mm माने उसका दाब नापते हैं, तो mm से नापते हैं, मिलीमीटर से, और पारे की उससे नापते हैं। हृदय जब प्रसार करता है, एक्सपेंड करेगा तो डायस्टोलिक बोलते हैं, और इस समय रक्त के दाब को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये 80 ± 10 mmHg होता है। हृदय 1 मिनट में 72 बार सामान्य धड़कता है। नॉर्मल एडल्ट के लिए कहा जाता है 72 बार, महिलाओं में लगभग 80 और बच्चों में और अधिक होती है। ठीक है, नॉर्मली पुरुषों में 72 बार, महिलाओं में 80 बार जो एडल्ट है, और बच्चों में थोड़ा अधिक होती है। हृदय शुद्ध रक्त को धमनियों के माध्यम से, अब हृदय अपने पास तो रखता नहीं, उसको आया, उसने उसको शुद्ध करने के लिए भेजा, शुद्ध होके आ गया तो उसने तुरंत कहा कि भाई हमको 3 जगह भेजना है। पहला तो हमको खुद ही लेना है, वो भी तो चाहिए, उसको काम करने के लिए चाहिए। जैसे आपके पास आपने पूरी सब्जी बनाया और आपको अपने 100 वर्कर्स को भेजना है, तो पूरी सब्जी आपको भी तो चाहिए जो आप खाना बना रहे हैं। तो पहले अपने लिए तो निकालेंगे कि भाई हम 2-2 पूरी ले लेंगे, 10 लोग हैं तो 20 पूरी हमको चाहिए, कुछ सब्जी चाहिए, और तब हम कहेंगे कि इतना लेके जाइए और डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, हमारे जो 100 सैनिक हैं या 100 कर्मचारी हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो हृदय क्या करता है, पहले उसने भेजा आर्टरी, वहां से निकली, और पहले उसने कहा कि पहले तो हम अपने हार्ट को अपने फंक्शन करने के लिए हार्ट ने पहले ले लिया, फिर एक चली गई ऊपर। अब हार्ट को जाना है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, एक ब्रेन को, ग्रेविटेशन फोर्स ऊपर से नीचे आ रही है, इसको ऊपर भेजना है, तो एक चला गया आपका ब्रेन साइड में और दूसरा चला गया आपका पूरे नीचे के शरीर के भाग में, जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से तेजी से जा सकता है। ठीक, और वेन्स के माध्यम से जब शुद्ध हो, सबको दे दिया इसने, अपना रक्त जो भी ऑक्सीजन देना है दे दिया, तो ये जब अशुद्ध हो गया तो ये वहीं से वेन्स के माध्यम से रक्त में आ गया। ऐसा मत समझिए कि आर्टरी अलग है वेन्स अलग ना, जहां आर्टरी समाप्त होती है वहीं से वेन्स शुरू हो जाती है बनना। वेन्स और ये क्योंकि उनके क्वालिटी की वजह से है, जहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम हो जाता है वहां से वेन्स शुरू हो जाती है, तो वही वेन्स, वो एक ही चीज है, वो आर्टरीज आएगी और वहीं से दूसरा वेन्स बन जाएगी। उसको जो यहाँ वेन्स में अशुद्ध रक्त जिसको बोलेंगे डीऑक्सीडेंट, वहां से होगा, उसका रंग बदल जाएगा, तो उसको हम लोग वेन्स कर देते हैं। शुद्ध रक्त का रंग स्कारलेट रेड, नाम नोट कर लीजिए, स्कारलेट रेड, SCARLET रेड, और अशुद्ध का पर्पल रेड, पर्पल माने बैंगनी। ठीक है, इसके रोग क्या होंगे, मानसिक रोग होंगे। क्यों, मन का कंट्रोलर है, मन का कंट्रोलर, मतलब जितने भी मानसिक प्रभाव हैं, इमोशंस का कंट्रोलर कौन है, हार्ट। उच्च व निम्न रक्तदाब चाप के लिए, कम या ज्यादा धड़कन के लिए, अनिद्रा के लिए, अगर ब्रेन को कम सप्लाई करेगी, अधिक सप्लाई करेगी, दोनों में अनिद्रा हो सकती है। कम सप्लाई करेगी तो स्लीपिंग करेगी, डिप्रेशन, आवाज का असंतुलन,
हृदय वाणी में अभिव्यक्त होता है। हृदय को वाणी से, हृदय वाणी से अभिव्यक्त होता है, यानी जो भी आवाज बोलेंगे, अब अच्छा बोलेंगे तो ये हार्ट की वजह से है, असंतुलन होगा तो ये बेचैनी, घबराहट, मानसिक चूंकि कंट्रोलर है इसलिए बेचैनी, घबराहट, हार्ट वाल्व के रोग आदि हो सकते हैं। छोटी आंत, ये बड़ी आंत से घिरी होती है और लगभग 2.5 से 3 मीटर इसकी लंबाई और होती है, लगभग 6 मीटर करीब होती है, इसकी लंबाई 6 मीटर करीब होती है। ये आमाशय के अंतिम सिरे पाइलोरस से शुरू होती है। पाइलोरस लास्ट हमने पढ़ा था कि वो इंस्फिंक्टर था, इंस्फिंक्टर को हम लोग दरवाजा बोलते हैं। उस दरवाजे से हमारा लिक्विड निकलता था जिसको हम लोग बोलते थे कि हमारा वो लिक्विड, सेमी लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, और उसमें पीएच हम लोगों ने देखा था कि पीएच होता है 1.5 से 1.2 से लेकर 1.2 1.2 से लेकर 2 तक, बस हाईली एसिडिक। तो अंतिम सिरे पाइलोरस से शुरू हुआ। अब जैसे आया प्रथम भाग तो ड्यूडेनम आ गया। तो ड्यूडेनम हमारा जो है थोड़ा सा गोलाकार टाइप का होता है। क्यों? उसी लिए गोलाकार होता है क्योंकि जो आ रहा है बहुत तेज आ रहा है, तो अब इसको ड्यूडेनम को रोकना है उसको। तो याद करिए, शिव जी के जटाओं में गंगा जी को उलझा दिया, एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है, रेलवे या कोई भी आप देखिएगा, किसी रेलवे ब्रिज में कोई बनेगा तो गाड़ियों की या किसी में गाड़ियों की स्पीड को धीमा करने के लिए उसका थोड़ा सा मोड़ दे देते हैं सड़क को। क्यों? ताकि स्पीड कम हो जाए। उस स्पीड पर नहीं तो सीधे वाली होगी तो 120 किलोमीटर चली जाएगी, वो मोड़ दे देंगे तो नहीं। तो यानी इसको मोड़ दे दिया गया ताकि ऊपर से जो तेज प्रवाह है उसको वो धीमा हो जाए। ड्यूडेनम, सेकंड भाग जेजुनम और तीसरा भाग इलियम। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, मैंने पेरिस्टाल्टिक जैसे आपने कछुआ की तरह मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। और खंडीभवन, सेगमेंटेशन, चॉपिंग ऑफ, एक ही जगह यूं, है ना, जैसे बुचरिंग, वही, ठीक है। आमाशय से आने वाला भोजन अर्ध तरल होता है जो अत्यधिक अम्लीय होता है। छोटी आंत, गालब्लैडर और पैंक्रियास के श्रवित जूस क्षारीय होते हैं। अब छोटी आंत भी देता है, गालब्लैडर भी दे रहा है और पैंक्रियास भी दे रहा है, ये सब क्षारीय है। केवल यही जो आमाशय से आ रहा है वही हमारा एसिडिक है। तो अब इनका काम क्या है? क्षारीय क्यों भाई क्षारीय रखा? इन क्षारीय को किसी पर्पस के लिए रखा गया कि भाई एसिडिक में बहुत से फंक्शन नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए इन सबसे क्षारीय जूस निकाले गए एल्कलाइन जो इस भोजन को क्षारीय बना दे ताकि हमारा आगे चल के पाचन ठीक से हो सके। लगभग 90% शोषण एमिनो एसिड, फैटी एसिड और छोटी आंत में होता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने कहा कि भाई हम प्रोटीन लेते हैं, हम फैट लेते हैं, और हम लोग क्या लेते हैं? ग्लूकोज नहीं लेते, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो अब इनको शरीर इस रूप में एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए उनको वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इनका शोषण यही कर रहा है, शोषण में एब्जॉर्ब कर रहा है और शरीर में दे रहा है। इसके लिए विलाई, एक VILLI, विलाई एक संरचना है जो उंगली की तरह होती है, इस तरह संरचना। कैल्शियम का शोषण भी इसमें होता है। रोग क्या है? कान, कंधा, चेहरा, नाभि आदि के क्षेत्र की तकलीफ, ये सब जो आप देख रहे हैं, कान, कंधा, चेहरा, नाभि, ये सब, नाभि क्या है? नाभि के आसपास तो है इसलिए नाभि का हो गया। कान, कंधा, चेहरा क्यों है भाई? स्टमक तो वो ऐसा तो यहाँ है, वो कान, कंधा, चेहरा। चाइनीज एक्यूप्रेशर ने कहा कि इसकी मेरिडियन कान तक आती है, इसकी मेरिडियन कंधे से होकर जाती है, इसकी मेरिडियन चेहरे के आसपास हो जाती है, इसलिए रोग हो गए। दांतों की तकलीफ यहीं पर आ रही है, दांतों की तकलीफ हो गई। थायराइड, वहीं नीचे से आई तो थायराइड इसी एरिया से आई। रक्त की कमी और छोटी रक्त की कमी क्यों? वर्चुअली रक्त का निर्माण तो कर ही रहा है क्योंकि सब सारे का शोषण कर रहा है, तो रक्त की इन्हीं से तो बनना है रक्त, तो रक्त की कमी हो जाएगी और छोटी आंत की सूजन आदि।
यूबी उदर में सबसे निचले भाग पेल्विस कैविटी, 3 कैविटी ऊपर, एक क्रेनियल कैविटी हो गई, एक हमारी चेस्ट कैविटी हो गई, एक एब्डोमिनल कैविटी हो गई, और एब्डोमिनल कैविटी का जब सबसे लोवेस्ट भाग हुआ उसको पेल्विस कैविटी हम लोगों ने कह दिया, जो हमारा यहाँ कमर से नीचे जो है, ये हमारा जहाँ पर हिप्स होते हैं वो सब एरिया पेल्विस कैविटी का अंदर है। आकार में थैली जैसा है, ये थैली की तरह क्यों फूल जाएगा, और उसके बाद जब यूरिन निकल जाएगा तो पिचक जाएगा। प्रत्येक किडनी से निकलने वाली 2 नलिकाएं, एक किडनी से एक निकलेगी, एक दूसरे से, इनको यूरेटर बोलते हैं। ये अल्टीमेटली ले जाएंगी और आपको यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। इस मूत्राशय में मूत्र यूरिन इकट्ठा होता रहता है लगभग 12 × 7.5 सेंटीमीटर भी लंबाई ये 12 × 7.5 सेंटीमीटर है इसका माप। उसमें 400 मिलीलीटर यूरिन तक समा सकता है। स्वस्थ मनुष्य को दिन भर में लगभग 1.5 लीटर यूरिन होना चाहिए। इसकी आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति 5-6 बार दिन भर में 5-6 बार जाना चाहिए। अब यूरिन करता यूबी करता क्या है, यूरिनरी ब्लैडर जो है यूरिन के माध्यम से जल का नियमन करता है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन इनके द्वारा बाहर निकाल देता है। रोग क्या होंगे, जो किडनी का इसके साथ जुड़ाव है, तो किडनी के रोग होंगे, पथरी होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो स्टोन हो जाएगा, बुखार भी हो सकता है, इन्फेक्शन है, यूटीआई क्योंकि बैक्टीरिया नीचे से प्रवेश कर जाता है, नाक से पानी बहना, बार बार पेशाब होना, कमर दर्द, जननेंद्रियों की तकलीफ, क्योंकि यूबी से जुड़ा हुआ है ना सब, नीचे की मेरिडियन यहीं पे जा रही है, किडनी और यूबी की मेरिडियन यहीं से पास हो रही है, इसलिए जननेंद्रियों की तकलीफ, शरीर पर काले धब्बे क्योंकि काला रंग है चाइनीज के हिसाब से यूबी और किडनी का। प्रोस्टेट इसकी बीमारी, मेरुदंड के संबंधित रोग, क्योंकि यूबी मेरिडियन स्पाइन के बगल चलती है, इसलिए उससे संबंधित रोग। यहां तक कोई पूछना किसी को, आगे चले हम लोग, आगे कोई पूछना किसी को? क्लियर है सर। ओके, किडनी, नाउ कम टू किडनी हमारी 8वां आ गई। एब्डोमिनल कैविटी में 2 किडनी है, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर T12 से, अब देखिए इसकी स्थिति समझ लीजिए, T12 थोरेसिक ट्रेल से लेकर L3 के बीच के स्थान में ये स्थित है। एब्डोमिनल कैविटी, भाई कैविटी दोनों तरफ है ना, आगे पीछे सब है, तो एब्डोमिनल कैविटी में 2 किडनी है, और वर्टिब्रल कॉलम यानी जो हमारा इस बोनी स्ट्रक्चर है कवर कर रहा है, उसके T12 से L3 के बीच में स्थान में है। बाई किडनी थोड़ा ऊपर स्थित है, तो दाहिनी थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि दाहिनी तरफ लीवर है। वजन क्या है, 115 से 177 ग्राम, और साइज 12 × 6 × 3, बहुत सिंपल है, 3, 6, 12, तो 12 इंच, ये इंच है, 12 इंच 12 इंच × 6 इंच × 3 इंच, ठीक। इसकी आकृति क्या है, सेम के बीज की तरह, और रंग क्या है, गहरे भूरे रंग का है ना। कहीं कहीं किडनी शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का नियमन करती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जो साल्ट होते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है यहाँ फिजिक्स के लैंग्वेज में, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का नियमन करती है, क्यों, रोकती भी है, बाहर निकालती, वही सब काम कर रही, तो इसको वही उसका नियमन रेगुलेशन करती है। रक्त को छानकर टॉक्सिन बाहर और रक्त बढ़िया। जल और सोडियम का पुनर्शोषण, अब देखिए अभी तक हम लोग शोषण पढ़े थे, अब ये पुनर्शोषण क्या है, तो पुनर्शोषण माने ये हुआ कि यदि इसको मालूम हो गया कि गलती से भी हमने कोई गलत काम कर दिया और हमने तल को छान दिया, एक छन्नी है इसमें छन गई और यहां से यूरिन निकल गया, यूरिन में जल है, सोडियम है, पोटेशियम, तमाम चीजें हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इसको मैसेज ब्रेन से लगातार, ब्रेन के संपर्क में हमेशा है,
तो ब्रेन से संपर्क मिला कि भाई हमारे शरीर में सोडियम कम है, तो उसने कहा अरे ये तो गड़बड़ हो गया। तो अब ये तुरंत इसमें ऐसा स्ट्रक्चर है कि एक खूब लंबी संरचना है, लंबाई में बढ़ा दिया ताकि यहां ना घिरे तो आगे रोक लो। तो उस पूरी लंबाई के स्ट्रक्चर में उसको घुमावदार से यूरिन को एक साथ सीधे नहीं चली गई, उसको घुमावदार मोड़ से यूरिन को पास किया गया ताकि कभी जरूरत पड़े तो रीऑब्जर्व कर सकें। इंफॉर्मेशन आई कि सोडियम बहुत शरीर में कम है, रोक दीजिए, तो सोडियम को रोक दिया। प्रोसेस पूरा है कि कैसे रोकेंगे बताते हैं। तो पोटेशियम अधिक चला गया, पोटेशियम रोक लिया। जल अधिक जा रहा तो जल को भी रोक दिया। तो इसलिए पुनर्शोषण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। टॉक्सिन में यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन के माध्यम से निकाल दिया। लगभग 180 लीटर तरल को प्रतिदिन छानती है और सिर के बालों का विकास और हड्डियों के निर्माण में योगदान है। ये चाइनीज कह रहे हैं, मॉडर्न साइंस नहीं कह रही है। मॉडर्न साइंस में हो सकता है ना यूरिन बताए नहीं उसको, किडनी की यूरिन, लेकिन हम लोग कहते हैं, यानी एक्यूप्रेशर कहता है कि सिर के बालों का विकास। किडनी कानों में खुलती है और किडनी इस सिर के बालों का पोषण करती है। तो सिर के बालों का विकास और हड्डियों का, किडनी हड्डियों कंट्रोलर है। इनके रोग क्या होंगे? जो भी यूरिनरी ब्लैडर के होंगे इनको भी होंगे। प्रजनन संबंधी यहीं पर यहाँ किडनी मेरिडियन जाती है। किडनी कंट्रोलर है नीचे के तीनों ओरिफाइसेस का, तीनों जो भी जितने द्वार हैं उन सब द्वारों का कंट्रोलर यही है। श्रवण संबंधी रोग, कान में, मानसिक रोग, नपुंसकता, अधिक पसीना आना, भय की अनुभूति, क्योंकि अधिक पसीना आना ये उसमें चाइनीज सिस्टम में लंग्स और किडनी के रिलेशनशिप से भय की अनुभूति, फियर इसका वो है, इमोशन है। आत्मविश्वास की कमी, विल पावर कमी, किडनी स्टोन, कमर के निचले भाग में दर्द, इसके रोग है। गॉल ब्लैडर, नाशपाती के आकार का ऑर्गन है, पसलियों के रिब केज के निचले हिस्से के पीछे लीवर से थोड़ा नीचे स्थित है। लीवर राइट साइड में होता है, उससे जस्ट नीचे होता है। बाइल जूस जो सुनहरा पीला हरा रंग का है, देखिए कैसा है रंग उसका, सुनहरा है, पीला हरा रंग, ठीक है। लीवर बनेगा, वहां से निकलकर यहाँ पर इसमें गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा और कंसंट्रेट होगा। दो काम होंगे, एक स्टोरेज, एक कंसंट्रेशन। जब भोजन तरल रूप में आमाशय से निकलकर छोटी आंत में ड्यूडेनम में आता है तो उसको ये उसमें हम लोग खाते हैं प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट भी और फैट भी। तो जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट्स, ये इंफॉर्मेशन जैसे पहुंची, द्वारपाल बैठे हुए हैं, उन्होंने बता दिया कि भैया वो फैट आ रहा है, उसके जो अणु आ रहे हैं। जैसे अणु आया, ये इंफॉर्मेशन मिली, वैसे ही पित्ताशय से, गॉल ब्लैडर से क्या हुआ, बाइल जूस निकलकर छोटी आंत में पहुंच गया कि भाई इसको पचाने का काम इसी का है। लीवर और पित्ताशय कमी कारण जब हीम बिलिरुबिन को कोल्ड बिलिरुबिन परिवर्तित नहीं किया जाता है तो पीलिया रोग होता है। अब ये हम लोग मॉडर्न साइंस में उसमें पढ़े हुए, मॉडर्न साइंस में, कि जब दोनों की कमी की वजह से, लीवर और जीबी दोनों कमी के कारण एक हीम बिलिरुबिन बनता है आरबीसी के, उससे, आरबीसी के मेटाबॉलिज्म से। तो जब हीम बिलिरुबिन को कोल्ड बिलिरुबिन में कन्वर्ट नहीं होता है तो हमको एक रोग होगा, पीलिया रोग। पीलिया रोग में क्या होगा, चेहरे में होगा, आंख में होगा, पूरे शरीर का रंग पीला पड़ेगा। रोग क्या है, सिर व उदर भारी रहना। अब ये इसका, आंख की तकलीफ, लीवर आंखों में खुलती है, भूख न लगना क्योंकि कंट्रोलर है स्प्लीन का, कमजोरी, इसकी वजह से भाई यही सब, बहुत रक्त का भी कंट्रोलर है, सारी चीजों यही है। अपच, कंट्रोलर, ये किसका कंट्रोलर, लीवर, उसका स्प्लीन का। मितली पित्ताशय पथरी, एनीमिया भी इसका है, क्योंकि ये भी रक्त को ये भी भेजता है इमरजेंसी में।
आलस से, इसकी वजह से आलस आ सकता, अनिद्रा, अनिद्रा क्यों, अगर ये अधिक इसने एनर्जी भेज दिया तो सर में आपको बेचैनी हो गई, अनिद्रा आ गई। कोलेस्ट्रॉल, गैस, ये सब बनाता है, ये लीवर की वजह से है। लीवर क्या करता है, आमाशय के दाहिनी ओर स्थित है, शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, इसके निचले भाग में गॉल ब्लैडर है। लीवर का वजन शरीर के वजन का 1.4% है, पूरे शरीर के वजन का 1.4% है। उससे जोड़ लीजिए कितना है, लंबाई इसकी 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 से 35 सेंटीमीटर, रंग कत्थई, आकार त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार आकार है ना। ये बाहर से मुलायम है और अंदर से ठोस है, बाहर तो बड़ा मुलायम लगता है। रक्त के माध्यम से छोटी आंत में शोषित होते हुए भोजन तत्वों में उपस्थित बैक्टीरिया आदि को मारकर जीवाणु रहित करता है। चाइनीज सिस्टम के हिसाब से इट इज द रोल ऑफ द फादर, लीवर फादर की तरह काम करता है, बैक्टीरिया को मार देता है, अपने घर की सुरक्षा के लिए जीवाणु रहित पूरे वातावरण करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में रूप में परिवर्तित करता है और विटामिन और मिनरल्स को स्टोर करता है, यानी आलू सब्जी ला करके घर में रखता है, अनाज वनाज रखता है, ये काम इसका काम है लीवर का, एज फादर। अमोनिया जैसी विषैली गैस को यूरिया में कन्वर्ट करता है। कोई आदमी खतरनाक है हमारे सिस्टम के लिए तो उसको परिवर्तित करो दूसरे रूप में, वो काम करता है। प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण, सिंथेसिस करता है, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ऐसी चीज को बना देता है ना। जैसे आप कोई कहें कि भाई आपको धूप लग रही है तो उसने कहा कि भाई छानी छुआ दीजिए, तो ये उसमें प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्लाज्मा प्रोटीन का, क्योंकि बहुत कामों में यूज होता है ये। अघुलनशील बिलिरुबिन को घुलनशील बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है, क्यों करता है, ताकि वो जल में घुलनशील हो जाए और वो किडनी उसको बाहर निकाल दे। विटामिन ए के निर्माण में सहयोगी है और विटामिन ए, डी और B12 को संग्रहित करता है, संग्रह करने का काम इसका है। विटामिन ए को संग्रहित करता है, विटामिन डी को और B12 को। लीवर द्वारा लगभग 1000 जैव रासायनिक क्रियाएं संपादित की जाती है ना। रोल ऑफ फादर, इसके रोग क्या है, गॉल ब्लैडर के संबंधित रोग, जो भी जीबी का रोग होगा इसका भी, मानसिक अवसाद, डिप्रेशन, भूख नहीं लगती, माइग्रेन, सर दर्द, किडनी की मेरिडियन हम लोग पढ़ेंगे आगे, और लीवर की मेरिडियन आगे पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे हम लोग का आगे प्रभाव करता है सर दर्द। कब्ज, कंट्रोलर उसका स्प्लीन का। क्रोध, क्रोध इसका मेन कैरेक्टर है, क्रोध इसका मेन इमोशन है। निर्णयहीनता, गॉल ब्लैडर, मधुमेह लीवर, अनिद्रा लीवर, अपच गैस एनीमिया लीवर, चक्कर, आंखों में पानी आता लीवर। ये हमारे हो गए, पूरे पूरे हो गए ना। अब देखिए ऊर्जा बढ़ाने के रंग क्या है इसमें, ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की बात कर रहे हैं। सबका ऊर्जा बढ़ाने का रंग वही होगा जो उसका अपना रंग होगा, वो ऊर्जा बढ़ाएगा। कैसे, जीरो हमारे यहाँ जीरो तम है, तम का रंग ब्लैक, तो यही वाला रंग लगा देंगे तो ऊर्जा बढ़ जाएगी। एक होगा वायलेट, वियोर नोट कर लीजिए, वायलेट। दो का है इंडिगो, तो इंडिगो को हम लोग डार्क ब्लू कर दिया, और तीसरा ब्लू है उसको लाइट ब्लू कर दिया। चौथा हम ग्रीन है, वियोर, फिर पांचवा येलो, फिर ओ ऑरेंज, और आर तक 7 तक हमारी खत्म हो गई वियोर। अब हमारे पास बचा 8 को हमने पिंक कह दिया और 9 को हमने ग्रे कह दिया, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न साइंस जो कहती है कि ब्रेन में ग्रे मैटर होता है, उसने ग्रे कह दिया। अब कंट्रोलर में क्या कहा, कंट्रोलर में हम लोगों ने 0 और 9 बड़ी एनर्जी थी, तो 0 9 को दोनों एक दूसरे से हम लोगों ने कंट्रोल कर दिया। जैसे 0 कंट्रोल करना हुआ तो ब्लैक को ग्रे कर दिया, और 9 को कंट्रोल करना हुआ तो 9 ग्रे है तो उसको ब्लैक कर दिया। ठीक, अब 2 एनर्जी खत्म हो गई। अब चला, अब आगे समझिए, 1 को अगली वाली कर दिया, वायलेट को इंडिगो ने कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आकाश में तत्व है, वायु में आकाश का भी गुण है, जल में
अग्नि में वायु और आकाश दोनों का गुण है, तो वो यानी उससे बड़ा हुआ। उसके बाद वो जल हुआ, जल में अग्नि और आकाश वायु तीनों के गुण हैं। इस आधार पर वायलेट को इंडिगो ने कर दिया, इंडिगो को ब्लू ने कर दिया, ब्लू को लाइट ब्लू ने कर दिया, लाइट ब्लू को ग्रीन ने कर दिया, ग्रीन को येलो ने कर दिया, येलो को ऑरेंज ने कर दिया, ऑरेंज को रेड ने कर दिया, रेड को पिंक ने कर दिया, और पिंक को ग्रीन ने कर दिया। आगे उसके बाद यहां तक हो गया, और लास्ट में दो एनर्जी 0 और 9 है, इनको वही कंट्रोल कर। तो ये हम लोग का, हमारे बीच में अब आगरकर मैडम उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में आनंद दोंडे जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग जो ये हम लोगों ने इसलिए उसको जाना कि हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे तो उसके आधार पर हम लोग यूज कर पाएंगे अपने थेरेपी को और मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग खेमका सर को फिर याद करते हैं उनकी ऊर्जा के लिए, उनकी क्षमताओं के लिए, और हमको ऐसी विधा से परिचित कराने के लिए जो चिकित्सा विधा है जिसका लाभ हम लोग सब उठा सकते हैं, और हम लोग सरल भाषा में उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया। हम लोग कोशिश करें कि उसको आत्मसात करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, ज्ञान को ट्रांसफर करें, दूसरों को ज्ञान का मौका दें, और जो दूसरा ज्ञान प्राप्त कर ले, कोई भी ज्ञान एक एनर्जी के रूप में है, वो ज्ञान प्राप्त कर ले, उस ज्ञान को अपने पास सीमित न रखे, उस एनर्जी को ट्रांसफर करे, सो दैट की मानवता कल्याण हो और हमारी सबकी थेरेपी, सबका स्वास्थ्य सुरक्षित हो, संरक्षित हो। तो हम लोग उन्हीं के शब्दों को याद करेंगे, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग आगे आते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।